नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर है दोस्तों, और आज का ये जो पेपर है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पेपर है। सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, आईटीआई होल्डर के लिए होता है, और ये एग्ज़ाम हुआ है 3 सितंबर 2022 को, यानी एक दिन पहले का है। कैसा पेपर आया, कितने क्वेश्चन हमें मिले हैं, उनको अपन हल करते हैं। पेपर का लेवल कैसा था, इन फ्यूचर आप यदि इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करें तो आपको कैसी तैयारी करनी है, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, वो भी इसे देख सके। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको ये जरूर समझना ज़रूरी हो जाता है कि आजकल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट सपोर्टिव कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, सर्वश्रेष्ठ कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आइए आज क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बताते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सवाल नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल इस क्वेश्चन का बहुत महत्व बढ़ गया है, और इस क्वेश्चन से तो आप एक नहीं अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला, फ्यूज़ का रेटेड करंट दिया था, जैसे बच्चे ने मुझे लिख कर बताया है, मैं वैसा ही बता रहा हूँ आपको कि एक फ्यूज़ की रेटेड करंट जो है वो 60 एम्पियर है। रेटेड करंट का मतलब है निर्धारित धारा। इस फ्यूज़ का जो फ्यूजिंग फैक्टर था श्रीमान जी वो था 1.4। सवाल पूछा गया कि मिनिमम फ्यूजिंग करंट बताइए कितनी है। पहले तो मुझे 2-3 परिभाषा आप बता दो तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्या। रेटेड करंट का मतलब होता है वह धारा जिस पर फ्यूज घटक पिघलकर टूट जाना चाहिए। जैसे यहाँ 60 एम्पीयर लिखा हुआ है, मतलब 60 एम्पीयर तक ये सहन करेगा, इसके बाद जितनी भी करंट होगी जिसको ये सहन नहीं कर पाएगा। फ्यूजिंग फैक्टर दोस्तों इसी से निकल कर आता है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा से। तो मैं आपको बता दूं, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा की परिभाषा होती है वह मिनिमम करंट जिस पर एक फ्यूज घटक पिघल कर टूट गया हो। यह हमेशा रेटेड करंट से अधिक होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। यानी फ्यूज उड़ा कब होगा, 60 एम्पीयर से ऊपर ही उड़ा होगा। एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा इकाई से अधिक होता है, होना चाहिए, लेकिन इकाई के जितना नज़दीक हो उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि फ्यूज 60 एम्पीयर रेटिंग का था, लगभग 61, 62, 65, 70 एम्पीयर होते ही उड़ गया। मान लो फ्यूजिंग फैक्टर का मान 2 आता है, इसका मतलब है कि ये फ्यूज 60 एम्पीयर के लिए निर्धारित किया गया था, ये 120 एम्पीयर पर उड़ा, तो क्या काम का ऐसा फ्यूज। आइए पहले मैं आपको फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड फ्यूजिंग करंट, रेटेड करंट, ठीक है, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज पिघलकर उड़ गया। अब हमसे देखो मिनिमम फ्यूजिंग करंट पूछिए तो क्या करेंगे, फ्यूजिंग फैक्टर और रेटेड करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 × 1.4 आपको करना है, और ये आंसर जो आपका आएगा कैलकुलेशन कर लेना, एक बार मिलान ज़रूर कर लेना। 1.4 × 60 84 एम्पियर आ रहा है दोस्तों। यानी फ्यूज किस धारा पर उड़ा होगा, 84 एम्पियर धारा पर उड़ा होगा। अब यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपसे वो फ्यूजिंग फैक्टर पूछ सकता है, ये दोनों धाराएं देकर, मिनिमम फ्यूजिंग करंट फ्यूजिंग फैक्टर दे करके, रेटेड करंट अपन से वो पूछ सकता है। यानी कुल मिलाकर फ्यूजिंग फैक्टर का एक टॉपिक ही हो गया इस सवाल में। मैंने बहुत अच्छे से पहले करवाया भी है, और साथ साथ रिवीजन भी होती जा रही है, देखते जाओ क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। आग बुझाने वाली जो एक विधि होती है स्टार्विंग, इसके बारे में पूछा कि स्टार्विंग क्या है। बताता यह हूँ, आग बुझाने की 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी, स्टार्विंग, कूलिंग और
कौन सी रह गई, स्मूथरिंग। स्टार्विंग होती है ईंधन को हटा देना, ठीक है। हिंदी में स्टार्विंग को बोलते हैं भूख से मर जाना, ईंधन नहीं मिलना आग को, ये भूख ही कहलाती है। कूलिंग होती है शीतलन द्वारा ताप कम कर देना, यानी पानी डालेंगे और टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। स्मूथरिंग होती है ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। डिपेंड करता है कि कौन सी विधि को आप अपनाएंगे, ये डिपेंड करेगा कौन सा आग किस जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, छोटा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि साइड कटिंग प्लायर का चित्र दिया हुआ था और पूछा कि ये किसका मतलब टूल है या क्या है ये निम्न में से, तो साइड कटिंग प्लायर इसका उत्तर था। और स्टेयरकेस वायरिंग यानी जीने का परिपथ डायग्राम दिया हुआ था और ये पूछा कि ये किसका डायग्राम है। क्या पहचान है स्टेयरकेस वायरिंग की, एक लैंप है, दो अलग अलग जगह से कंट्रोल किया जाता है, दो टू वे स्विचों का उपयोग होता है। न्यूट्रल सीधा लैंप को जाता है और फेज टू वे स्विच के मिडल पॉइंट पे। दोनों टू वे के आपस में कनेक्शन हो जाते हैं और दूसरे टू वे का जो मिडल पॉइंट है वो निकल करके कहाँ पहुँच जाता है श्रीमान, लैंप को मिल जाता है, ठीक है। स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम सबसे आसान डायग्राम होता है, सबसे सिंपल डायग्राम होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में आए तो आप कर देंगे, मुझे विश्वास है। उसके बाद में देखो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड पूछी कि बताओ गति कितनी है। दिया क्या था, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, पोल दिए कितने 4। अब बताओ इस क्वेश्चन में गुना भाग करने की ज़रूरत है कि आपको, रोज़ आप कैलकुलेशन करते आए हो, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ज़रूरत है क्या। F × 120 अपॉन पोल, सिंक्रोनस स्पीड का ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और वैसे याद रख लेना, ये तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार दे रहे हैं। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर फिक्स है। 4 पोल वाली का उत्तर 1500 आएगा, 2 पोल है 3000, 6 पोल है 1000, 8 पोल है 750 RPM। कम से कम इन 4 पोल का तो रट के रखो यार, इन्हीं में से आता है पेपर में, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ है ना, इन 4 पोल को तो आराम से आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखो बता रहा है कि एक क्वेश्चन आया था सर जो 2 वाट मीटर विधि में से था, है ना, जो जैसा लिख रहा है बच्चा मैं वैसे ही आगे पढ़ता जा रहा हूँ। एक का रीडिंग 0 था और दूसरे का कुछ रीडिंग आ रहा था, तो बताइए पावर फैक्टर का मान कितना होगा। देखो माय डियर, 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर 0 रीडिंग दे रहा है तो देन उस समय दूसरे की रीडिंग कुछ भी हो, दैट्स कॉल्ड टोटल पावर। यानी वाट मीटर 2 के द्वारा दी गई पावर हमेशा ऐसी सिचुएशन में टोटल पावर कंजप्शन के बराबर होती है। यानी पहला 0 दे रहा है, दूसरा 1 वाट देवे या 1000 वाट देवे, वो टोटल पावर कहलाती है। और श्रीमान जी ऐसा तब होता है जब फेज अंतर 60 डिग्री हो। फेज अंतर 60 डिग्री का पावर फैक्टर आता है 0.5। ये लो भाई, 2 उत्तर है आपके सामने, जो अच्छा लगे कर देना। अच्छा लगने का मतलब क्या है, अच्छा लगने का मतलब है कि जो पूछा या जो आपको एग्ज़ाम में मिला ना वो कर देना, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए ना, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पेपर अच्छा था, वो बच्चे ने बताया कि सर अच्छा ही था, मतलब 100 क्वेश्चन थे, 50 टेक्निकल के थे और 25 रीजनिंग और मैथ के थे। तो इन फ्यूचर आप BIS में, पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानकीकरण संस्था, जो भारत में चीज़ों का मानक डिसाइड करती है। मानक मतलब एक चीज़ें फिक्स है, जैसे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इंडिया में ऐसी इक्विपमेंट जितने भी बनते हैं उनको इस तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाएगा
कि वो 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट हो। ठीक है, आइए 7th क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा था, अल्टरनेटर की रेटिंग पूछी थी भाई, और बच्चा बता रहा है कि गुरुजी केवीए ऑप्शन में था, तो फिर कर देंगे इसी को। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीटी का बर्डन पूछा। देखो बर्डन को शुद्ध हिंदी में बोझ बोलते हैं, और आगे ले जाएं तो भार बोलते हैं, और ज़्यादा आगे ले जाएं तो एक तरह से बर्डन रेटिंग को ही बोलते हैं। सीटी का बर्डन, बोझ, भार, रेटिंग एक ही बात है। देखो सीटी क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, पूरा नाम करंट ट्रांसफॉर्मर ही है ना। तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए, वीए, एमवीए सब चलेगा। तो ये सीटी कम मान का है तो वीए में रेटिंग होती है। मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों के काम आती है। सीटी की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं हो, उपयोग से पहले इसकी सेकेंडरी में या तो एमीटर लगाओ अथवा इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। अगर ओपन रह जाती है तो कोर सैचुरेट होती है एंड ब्लास्ट हो जाएगा, सीटी फट जाएगी। सहमत हो ना, चीज़ें पसंद आ रही है, पेपर के बहाने कुछ और सीख ही रहे हो ना, तो प्लीज़ यार लाइक वाला बटन तो दबाना ही है, और 2 जगह शेयर ज़रूर करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक टेलीग्राम ग्रुप में। चीज़ें बढ़ाओ आगे। देखो दोस्तों तक जाएगी नहीं ना तो दोस्त अपन के साथ कैसे जुड़ेंगे यार। चीज़ें तो बच्चों तक पहुंचनी ज़रूरी है ना। आओ उसके बाद में कह रहे हैं कि सवाल पूछा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है। पूरा इसने शायद लिखा नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन होगा कि एक यूनिट ऊर्जा किसके बराबर होती है। क्यों गुरुजी, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही बताए हैं बच्चे ने। कह रहा है कि गुरुजी ऑप्शन दिए थे 1 किलोवाट के बराबर, 1 kWh के बराबर, 1 VA के बराबर और 1 kVA के बराबर। कह रहे हैं ऐसे सवाल पूछा, तो मुझे लगता है सवाल यूँ था, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है, और उत्तर हो जाएगा 1 kWh वाला। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो पावर त्रिभुज दिया हुआ था एसी वाला, उसमें आधार और कर्ण का अनुपात पूछा था भाई, कि आधार बटे कर्ण किसका संकेत करता है। माय डियर, पावर ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं ना तो आधार पर किलोवाट और कर्ण पर केवीए होता है। किलोवाट और केवीए जो अनुपात होता है वो किसका अनुपात होता है, पावर फैक्टर का अनुपात होता है। बताओ बात समझ में आई क्या। एक इसके पावर ट्राइंगल वाले पर है ना, कभी क्लास दोबारा देंगे कि इन दोनों को हल करने से क्या बचता है। कई बार बच्चे रट के रखते हैं साइन फाई कोस फाई, ये बचता है वो बचता है, पर चीज़ें आगे पीछे होती है तो बच्चा क्या भूल जाता है ना। 11वां क्वेश्चन देखो, हीटर के तार का प्रतिरोध दिया कितना, 2 ओम प्रति मीटर। हीटर 1 किलोवाट का है, बताइए इसके एलिमेंट के लिए तार की लंबाई कितनी होगी। सवाल ऐसा था गुरु, कुछ थोड़ा सा बच्चे ने मुझे लगता है अधूरा सवाल लिख दिया। क्या किया गुरु, रेटिंग नहीं बताई। किलोवाट के साथ इसमें क्या वोल्टेज की रेटिंग बताना ज़रूरी होता है। तो अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसमें 250 वोल्ट रेटिंग भी दिया होगा। तो श्रीमान सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा, और फॉर्मूला होता है R बराबर V²/P। क्योंकि इसने देखो यहाँ से है ना अपन को एक हिंट दे दी। क्या हिंट दिया, वो ये कह रहा है कि अगर 2 ओम रेजिस्टेंस होना तो 1 मीटर तार की लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एक बात बताओ, अगर हमें हीटर का कुल रेजिस्टेंस पता हो तो लंबाई बता सकते हैं कि नहीं। और रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, इस फॉर्मूले से। मान लीजिए श्रीमान कि वो 250 वोल्ट रेटिंग वाला है। अगर 250 वोल्ट रेटिंग के हिसाब से आप निकालते हैं तो उत्तर आएगा 62.5 ओम। मिलान करके देख लेना इतना ही आता है क्या। अब यहाँ देखो 2 ओम के लिए 1 मीटर है, तो 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। वैसे देखो रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है, तो वैसे याद रख लो, और नहीं तो गणित वाला तरीका लगाओ। 1 के लिए निकालेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 का मतलब
0.5 ही होता है। 1 ओम के लिए 0.5 है तो 62.5 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.25 ओम, सॉरी मीटर। हेलो, ये थी लंबाई। अगर एग्ज़ाम देकर आए तो बताइए ये ऑप्शन में था क्या, सवाल ऐसा ही था क्या। बच्चा है भूल जाता है, एक आध चीज़ रह जाती है कम। किलोवाट पावर की सही बताई, वोल्टेज रेटिंग और बतानी होती है साथ में। और उसके बाद में देखो श्रीमान बहुत ही सिंपल पूछा, कह रहा है गुरुजी सवाल पूछा था पावर और लाइटिंग सर्किट में लोड पूछा था भाई, तो सबको याद ही होगा, मैं लिखा देता हूँ। पावर में लोड 3000 वाट, लाइटिंग फैन में 800 वाट। पावर में कंज्यूमिंग पॉइंट 2, लाइट एंड फैन में कंज्यूमिंग पॉइंट 10। अच्छे से याद रख लो, वर्तमान में किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये बेस लेवल के क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन हो गए, 13 में से कराते हैं, आ जाओ। बेस लेवल का मतलब है कि वो जानना चाहते हैं कि हर बच्चे को ये सवाल आता है कि नहीं, आना ज़रूरी होता है, इलेक्ट्रिकल का बेस कहलाता है। उसके बाद में देखो सवाल पूछा कि जो डेंजर यानी खतरा होता है उसके लिए BIS कोड क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानकीकरण संस्था। माय डियर आपको याद रखना है, ये तो 2551 होता है, IS 2551। इस कोड का मतलब है कि ये डेंजर प्लेट की ओर इंडिकेट करता है, या इस नियम का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई इंस्टॉलेशन में, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो मेन स्विच हो, चाहे वो कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, उन सब पर आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पालन करते हुए नियम नंबर 2551 के तहत एक डेंजर बोर्ड लगाना आवश्यक होता है। इस नियम का मतलब ये है। आगे देखो भाई, सवाल पूछा, क्या पूछा, हाँ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, प्राथमिक वितरण है, वो लाइन कौन सी होती है। प्राथमिक वितरण देखो लाइनें होती है 4, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा बाकी जितनी भी तीनों लाइन है 3 फेज 3 वायर होती है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 4 वायर होता है, जिसका ट्रांसफॉर्मर स्टार में कनेक्टेड होता है, जहाँ से न्यूट्रल ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। 15वां क्वेश्चन देखो भाई, 15वां सवाल पूछा सीरीज मोटर के लिए स्टार्टर, DC सीरीज मोटर के लिए स्टार्टर, तो फिर 2 पॉइंट आएगा। ऑप्शन में भी है, बच्चा बता रहा था कि 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और स्टार डेल्टा स्टार्टर, गुरुजी ऐसे ऑप्शन दिए। उसके बाद क्वेश्चन दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, और वो कह रहा है गुरु ऑप्शन था DC मोटर, इन्वर्टर, अल्टरनेटर, जनरेटर और DC मोटर, ये ऑप्शन थे। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम मोटर का ही उपयोग करते हैं, AC हो या DC हो। उसके बाद कह रहे हैं सवाल दिया निम्न में से किस लैंप का रेजिस्टेंस लोवेस्ट है यानी सबसे कम है, और रेटिंग दी, वोल्टेज सबकी सेम, पावर अलग अलग थी। 240 वोल्ट 60 वाट, 500 वाट, 200 वाट और 240 वाट, ये ऑप्शन दिए। देखो फिर रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए V²/P का फॉर्मूला लगाएंगे। वोल्टेज अगर सबकी सेम है तो जिसकी पावर अधिक है उसी का तो रेजिस्टेंस कम आएगा ना, 500 वाट वाला हो जाएगा, है ना, ठीक है, 240 वोल्ट और 500 वाट रेटिंग वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखो भैया, ये क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है यार, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में
न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? और भैया इसका उत्तर आपको ब्लू करना है, नीले रंग का होता है। ये मैंने बहुत बार कराया है। 11 जून 2022 को जयपुर मेट्रो का पेपर हुआ, उसमें भी पूछा गया। उससे पहले हमने एक लाइव टेस्ट के नाम से वीडियो डाली, उसमें भी दिया हुआ था। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मिले कमी है, मुझे सही तरीके से इसमें समझ नहीं आ रहे। केबल को यांत्रिक चोट से सुरक्षा किसमें? केबल में। देखो यांत्रिक चोट से सुरक्षा के लिए हम आर्मर्ड लगाते हैं, इसको आर्मरिंग बोलते हैं। जीआई का होता है, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। कैपेसिटेंस का विपरीत पूछा था या व्युत्पन्न पूछा था, बात एक ही है, तो इसका उत्तर आएगा इलास्टेंस। ये अपना नहीं है, वैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में चला जाता है, ये फिजिक्स बायो का एक टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद में हाई क्या पूछा था, हाई प्रतिरोध नापने के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए तो मेगर आता है और सब बच्चों को पता है, बस ठीक है इतना ही करवाते हैं यार, और बहुत थे। इंसुलेटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कैसा कैसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक ये 21 क्वेश्चन अपन को मिले। 21 मिनट का समय मैंने आपका लिया है। जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखा है कमेंट करके बताना कि हाँ हमने सारे 21 क्वेश्चन देखे हैं। और लाइक तो करना ही है, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, 2 जगह शेयर कर दो। करते हो क्या शेयर? कमेंट करके आज बताना कि हाँ जी हम शेयर भी करते हैं। और हाँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।